एक लड़की, जिसे एक सरकारी प्रयोग के तहत बनाया गया था, अनियंत्रित राक्षस में बदल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। वह उस गुप्त प्रयोगशाला से भाग जाती है जहां आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चों को तैयार किया जा रहा था। इस प्रयोग का नेतृत्व करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर बेक इसे एक असफल प्रयोग मानते हुए इसमें शामिल सभी लोगों को मारने का आदेश देते हैं। हालांकि वह कुछ आज्ञाकारी और शांत बच्चों को जीवित रहने की अनुमति देते हैं। लड़की को पकड़ने के लिए एक खोज दल भेजा जाता है, लेकिन वे असफल रहते हैं। हालांकि डॉक्टर बेक को चिंता नहीं होती, क्योंकि उनका मानना है कि लड़की जल्द ही गंभीर सिरदर्द के कारण मर जाएगी, जो कि प्रयोग का एक साइड इफेक्ट था। समय बीतता है और एक किसान परिवार लड़की को बेहोशी की हालत में पाता है। वे उसे अपनाकर अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं। 10 साल बाद वह लड़की, जिसका नाम अब जे यून है, एक 18 वर्षीय युवती के रूप में अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही है। उसकी मां अल्जाइमर से पीड़ित है और उसके पिता गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जे यून को अपने अतीत की कोई याद नहीं है, लेकिन वह अपने माता पिता की मदद करने की पूरी कोशिश करती है। अपने परिवार की मदद के लिए वह एक दुकान मालिक के बेटे के साथ सौदा करती है, जिससे उसे उनकी बीमार गायों के लिए मुफ्त चारा मिल सके। इसी बीच वह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो जाती है और एक डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला करती है। डॉक्टर से मुलाकात के दौरान उसे एक टैलेंट प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है, जिसका विजेता $500,000 जीत सकता है। उसे लगता है कि यह उसके परिवार की आर्थिक समस्याओं का हल हो सकता है। जे यून ऑडिशन में हिस्सा लेती है और आसानी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसी शाम उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता, जिसमें कोई बोलता नहीं। जल्द ही पता चलता है कि मिस्टर चॉय, वह व्यक्ति जिसने 10 साल पहले उसे मारने की कोशिश की थी, अब उसे ढूंढ चुका है और सुबह से ही उसके घर की निगरानी कर रहा है। जे यून और उसका दोस्त मैंग सोल प्रतियोगिता के लिए राजधानी जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। रास्ते में मैंग सोल को जे यून की असामान्य क्षमताओं का एहसास होता है और वह उसे संगीत उद्योग में करियर बनाने का सुझाव देता है। उनकी बातचीत के दौरान पास बैठा एक अनजान व्यक्ति उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है। वह जे यून से कहता है कि यह नाटक बंद करे, उसे सच में पता है कि वह कौन है। वह उसे उसके पुराने उपनाम से बुलाता है और याद दिलाता है कि पहले वे सिर्फ संख्याओं से जाने जाते थे। जे यून हैरान रह जाती है और उसे छोड़ देने को कहती है, लेकिन अचानक वह आदमी उस पर झपट पड़ता है। जे यून घबरा जाती है और रोने लगती है। उसके इस व्यवहार से वह आदमी चौंक जाता है और ट्रेन में हंगामा करने लगता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। यह समझने में असमर्थ कि जे यून को सच में कुछ याद नहीं है या वह केवल दिखावा कर रही है, वह आदमी गुस्से में ट्रेन की अगली बोगी में चला जाता है। अगली बोगी में पहुंचते ही वह जानबूझकर एक यात्री से टकराता है, लेकिन माफी मांगने के बजाय उसे उकसाता है। जब यात्री जवाब में हमला करने की कोशिश करता है, तो वह अविश्वसनीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी यात्रियों को भ्रमित करने के लिए वह उस व्यक्ति को अपना नशे में धुत रिश्तेदार बताने का नाटक करता है और जब मौका मिलता है तो शव को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, मानो वह बस एक रद्दी गुड़िया हो। सोल पहुंचने के बाद जे यून और उसके दोस्त जल्दी से एक टैक्सी लेते हैं और स्टूडियो की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कई अड़चनें आती हैं, लेकिन वे किसी तरह समय पर पहुंच जाते हैं। लाइव प्रसारण शुरू होता है और जे यून अपनी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसकी परफॉर्मेंस को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है और वह क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती है। इस बीच श्री चॉय और डॉक्टर बेक पूरे प्रसारण को बारीकी से देख रहे होते हैं। वे यह पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या जे यून वही लड़की है जिसे वे इतने सालों से ढूंढ रहे थे। जब यह साफ हो जाता है कि वह वास्तव में वही है, तो डॉक्टर बेक हैरान रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि वह इतने वर्षों तक जिंदा कैसे रही। जल्द ही वे अपनी गलती सुधारने का फैसला करते हैं। डॉ बेक आदेश देते हैं कि उसके प्रदर्शन के तुरंत बाद उसे खत्म कर दिया जाए। इससे पहले कि जे यून स्टूडियो पहुंचती, उसे एक और गंभीर सिरदर्द होता है। एक डॉक्टर से परामर्श के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे बचाने का एकमात्र तरीका अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है, लेकिन इसके लिए उसके जैविक माता पिता की आवश्यकता होगी।
जो उसके पास नहीं है। उसकी स्थिति बिगड़ती देख उसकी दोस्त यी उसे सांत्वना देती है और उसके चेहरे से बहता खून पोंछती है। स्टूडियो से बाहर निकलते ही उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है। वे रेलवे स्टेशन पहुंचकर किसी भी टैक्सी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दो काली गाड़ियां उनके सामने आकर रुकती हैं। गाड़ियों में बैठे संदिग्ध लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति, जिसे श्री चैन कहा जाता है, जोर देकर कहता है कि लड़कियां उसकी गाड़ी में बैठें। वह दावा करता है कि वह सिर्फ जे यून के हालिया प्रदर्शन पर चर्चा करना चाहता है। मंगी तुरंत खतरे को भांप जाती है और जे यून को वहां से निकलने के लिए इशारा करती है। वे जल्दी से एक दूसरी टैक्सी रोककर भागने में सफल हो जाते हैं और अपने गृहनगर लौट आते हैं। गृहनगर में लौटने के बाद वे बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगते हैं। देर शाम हो रही थी और बस अभी तक नहीं आई थी। तभी जे यून अपने पिता को फोन करने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है, जो पास ही गश्त कर रहे थे। तभी एक काली एसयूवी कार उसके पास आकर रुकती है। कार के अंदर वही अजनबी आदमी था जिससे वह ट्रेन में मिली थी। वह कार का शीशा नीचे कर कहता है, तुम्हारी बस नहीं आएगी, उसके टायर कटे हुए हैं। अगर अपने माता पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से घर भाग जाओ। वह कई अलग अलग भाषाओं में बोलता है और जे यून को यह देखकर झटका लगता है कि वह हर शब्द समझ पा रही है। बिना समय गंवाए वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ती है और मंगी को पुलिस बुलाने के लिए कहती है। दूसरी ओर योंगी को भी कुछ अजीब लगता है और वह अपने पिता को तुरंत बुलाने का फैसला करती है। कुछ ही देर में वही संदिग्ध लोग फार्म पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वे हमला करने के बजाय दूर से नजर बनाए रखते हैं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। पुलिस अधिकारी डू और उसकी बेटी कुछ देर बाद मौके पर पहुंचते हैं। अधिकारी अजनबियों से पहचान पत्र दिखाने के लिए कहते हैं। कुछ मिनटों की पूछताछ के बाद जे यून को थोड़ी राहत मिलती है और वह घर लौट आती है। अधिकारी डू जे यून को बताते हैं कि एसयूवी में बैठे लोग कानूनी रूप से नागरिक हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वह उसे सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। उसी रात एक आनुवंशिकी प्रोफेसर अपने घर लौटता है। जब वह घर के अंदर जाता है तो उसे लाइटें जलती हुई नजर आती हैं। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह अपने ग्रीन हाउस की ओर बढ़ता है, जहां एक गुप्त प्रयोगशाला थी जिसे केवल एक विशेष कोड से खोला जा सकता था। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी और बेटी के शव जमीन पर पड़े थे। यह हत्याएं एक अमीर युवक और उसकी टीम ने की थीं। वे विशेष क्षमताओं वाले युवाओं का एक समूह थे, जिन्हें डॉक्टर बेक ने प्रोफेसर को खत्म करने के लिए भेजा था। उन्हें सिर्फ प्रोफेसर को मारने का आदेश दिया गया था, लेकिन खून के प्यासे इस समूह ने पूरा परिवार खत्म कर दिया। प्रोफेसर की हत्या के बाद भाड़े के सैनिकों में से एक अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके सुरक्षा गार्ड को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद वे ग्रीन हाउस को आग के हवाले कर देते हैं और अगली सुबह घटनास्थल से गायब हो जाते हैं। डॉक्टर बेक को जैसे ही मिशन की सफलता की खबर मिलती है, वह अपनी एक और जीत का जश्न मनाती है। वह श्री चॉय को कुछ समय के लिए छिपने की सलाह देती है, क्योंकि वह अब मुख्यालय को सोल ड्राइव में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। उनके अनुसार जल्द ही जे यून को पकड़ लिया जाएगा और इस बार उसे खत्म करने के बजाय उसकी फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट किया जाएगा, ताकि उसे एक नियंत्रण योग्य हथियार में बदला जा सके। लेकिन इसी बीच युवा रईस और उसके साथी महसूस करते हैं कि डॉक्टर बेक ने उन्हें अब अनावश्यक समझकर छोड़ दिया है। गुस्से से भरे चॉय गुप्त रूप से डॉक्टर बेक से मिलता है और एक सौदा करता है। इस बार उसका मुख्य उद्देश्य है जे यून को खत्म करना, साथ ही उसके जैसे अन्य सभी लोगों को भी, जिन्हें प्रयोगों के जरिए बनाया गया था। उस शाम जे यून और उसकी दोस्त मंगी उसके दत्तक माता पिता के साथ डिनर कर रहे थे। तभी उसकी मां की अल्जाइमर बीमारी फिर से उभर आई। महिला अपनी बेटी को पहचानने में असमर्थ थी और यह मान बैठी थी कि जे यून अब भी एक छोटी बच्ची है। उसी रात जे यून के सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। नींद नहीं आने के कारण वह अपनी दोस्त को देखने के लिए बाथरूम की ओर जाती है, लेकिन मंगी वहां नहीं होती। जैसे ही वह उसे खोजने बाहर निकलती है, अचानक एक जाल में फंस जाती है। एक समूह जिसे चान लीड कर रहा था, पहले ही घर में घुस चुका था। उनके पास भारी हथियार थे और उनका मकसद स्पष्ट था, यह पुष्टि करना कि क्या जे यून वास्तव में डॉक्टर बेक के प्रयोगों का परिणाम है।
चान को यकीन हो जाता है कि जेयून ही वही लड़की है जो 10 साल पहले प्रयोगशाला से भागी थी। वह अपनी शंका को पूरी तरह से सही साबित करने के लिए जेयून की दोस्त की जान लेने की धमकी देता है। फिर वह अपने आदमियों में से एक को आदेश देता है कि वह ट्रिगर दबाए। इस घातक स्थिति में जब कोई और रास्ता नहीं बचता, जेयून की असली शक्ति जागृत हो जाती है। पलक झपकते ही वह अपने अंदर छिपी अलौकिक क्षमताओं का उपयोग करती है। अविश्वसनीय तेजी और ताकत से वह सभी भाड़े के सैनिकों को कुचल देती है और चान को बेबस कर देती है। चान को अब इसमें कोई संदेह नहीं रहता, जेयून एक अत्यधिक खतरनाक प्राणी है। लेकिन जेयून खुद इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वह जोर देकर कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहती। चान उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। एक ही झटके में जेयून उसे मार गिराती है। इसी बीच युवा रईस अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन वह भाड़े के सैनिकों की तरह नहीं था। वह जेयून के परिवार को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करता है। रईस उसे बताता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। तुम दुनिया में किसी भी इंसान से बेहतर गा सकती हो, नृत्य कर सकती हो और सीख सकती हो। तुम्हारी क्षमताएं असाधारण हैं। लेकिन जेयून को कुछ भी याद नहीं था। अगर मैं ऐसी ही हूं तो मुझे यह सब याद क्यों नहीं है? वह उलझन में पड़ गई। रईस उससे आग्रह करता है कि वह उसके साथ चले ताकि उसे पूरी सच्चाई बताई जा सके। तुम्हारे गोद लिए माता पिता और दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। इसी दौरान चॉय को पता चलता है कि उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। वह तुरंत एक और शक्तिशाली दस्ते को इकट्ठा करने की योजना बनाता है। इस बार उसका एक ही मिशन था, जेयून और उसके समर्थकों को नष्ट करना। रईस को अब भी यकीन नहीं था कि जेयून की याददाश्त वास्तव में मिट चुकी थी या यह सब एक सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना थी। उसे शक था कि प्रयोगशाला से भागने से पहले जेयून ने खुद अपने दत्तक माता पिता को चुना था। चॉय डॉक्टर बेक को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बेक उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। उसके लिए चॉय की अब कोई जरूरत नहीं थी। जेयून को एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है। वहां उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। उसके सामने एक तरफा शीशे का दर्पण था, जिसके पीछे कोई था जो उसे देख रहा था। तभी डॉक्टर बेक प्रवेश करती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वागत है जेयून। जेयून अब भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं कोई परेशानी नहीं चाहती, मुझे जाने दो प्लीज, वह गिड़गिड़ाने लगती है। डॉक्टर बेक गंभीरता से समझाती हैं कि जेयून उनके लिए एक बहुमूल्य परियोजना है जिसे वे दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह स्वीकार करती हैं कि जायून वास्तव में अपनी याददाश्त खो चुकी है और इसलिए वह अपने अतीत को भुलाकर गायन प्रतियोगिता में भाग लेने तक चली गई। अब उसे उसकी यादें लौटाने के लिए डॉक्टर बेक अपने सहायक को पहला इंजेक्शन लगाने का आदेश देती हैं। जैसे ही इंजेक्शन लगाया जाता है, जेयून की पुरानी यादें उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। दर्दनाक, भयानक और अकल्पनीय। उसे याद आता है कि 10 साल पहले वह एक भयानक प्रयोग का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य था अद्वितीय क्षमताओं वाले अपराधी बच्चों को तैयार करना। इन बच्चों के मस्तिष्क को आनुवंशिक उत्परिवर्तन से गुजारा गया था, लेकिन कुछ ही समय में परियोजना पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। हमने ऐसे हत्यारे बनाए थे जिन्हें बिना किसी सवाल के आदेशों का पालन करना था, डॉक्टर बेक स्वीकार करती हैं। लेकिन वे बहुत ही हिंसक हो गए और उन्हें मारना पड़ा। अधिकांश बच्चों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जायून किसी तरह भागने में सफल रही। हमने सोचा था कि तुम्हारा मस्तिष्क पहले ही मर चुका होगा, डॉक्टर बेक आगे कहती हैं। लेकिन जब तुमने लाइव टीवी पर अपनी अलौकिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, तो हमें एहसास हुआ कि तुम अभी भी जिंदा हो और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। डॉक्टर बेक आगे समझाती हैं कि इन असाधारण क्षमताओं की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा मस्तिष्क इस तीव्र दबाव को सहन नहीं कर सकता, वह कहती हैं। हर बार जब तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करती हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार असहनीय दर्द होता है और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि तुम अंततः पीड़ा में मर नहीं जाती। लेकिन फिर डॉक्टर बेक एक प्रस्ताव रखती हैं कि मेरे पास एक उपचार है। वह घोषणा करती हैं, एक इंजेक्शन जो तुम्हें असीम शक्ति देगा, लेकिन यह केवल 1 महीने तक चलेगा।
और फिर तुम्हें अगला इंजेक्शन लेना होगा। यह सुनकर युवा रईस को संदेह होता है, लेकिन डॉक्टर बेक आगे बढ़कर जा यून को दूसरा इंजेक्शन देने का आदेश देती है। जैसे ही दवा उसके शरीर में जाती है, जा यून अत्यधिक शक्ति से भर उठती है। रईस को अब एहसास होता है कि जा यून इस सब का पहले से अनुमान लगा रही थी। तभी जे यून सबके सामने सच का खुलासा करती है। मैंने कभी भी अपनी याददाश्त नहीं खोई थी, वह कहती है। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे जीवित रहने के लिए भागना पड़ा। वह बताती है कि उपचार के बिना उसका मस्तिष्क धीरे धीरे मर रहा था। मैंने 10 साल तक इस इलाज की तलाश की, वह कहती है, और मुझे एहसास हुआ कि केवल डॉक्टर बेक की दवाएं ही मेरी मदद कर सकती हैं। इसलिए मैंने खुद को जानबूझकर टीवी पर उजागर किया ताकि वे मुझे वापस ले आएं। वास्तव में यह जे यून नहीं थी जो पिंजरे में फंसी थी, बल्कि पूरी प्रयोगशाला ही उसके जाल में फंस चुकी थी। जे यून तेजी से सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देती है और खुद को बंधनों से मुक्त कर लेती है। फिर वह डॉक्टर बेक के सहायक पर हमला करती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। डॉक्टर बेक अपनी बुलेट प्रूफ कांच की सुरक्षा के पीछे से देखती रहती है। जब जायून उस पर गोली चलाती है तो कांच उसे बचा लेता है, लेकिन बेक ने एक और चाल चल रखी थी। वह बगल के कमरे से जहरीली गैस छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही धुआं छंटता है, यह स्पष्ट हो जाता है। जे यून छत के रास्ते भाग निकली थी। जे यून रास्ते में अनेकों गार्डों को मार गिराती है और अंततः डॉक्टर बेक का सामना करती है। वह कहती हैं कि तुमने जो सोचा था वह एक बड़ी गलती थी। जे यून कहती है, मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए वापस नहीं आई थी। मैं यह सुनिश्चित करने आई थी कि तुम और तुम्हारी पूरी टीम मुझसे पहले मर जाए। डॉक्टर बेक की आंखों में भय नजर आने लगता है। जे यून प्रयोगशाला छोड़ने से पहले दवा की सभी शीशियों की मांग करती है। जब डॉक्टर बेक इनकार करती है तो जा यून उनके पैर में गोली मार देती है। जे यून कहती है, तुमने मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी युवा म्यूटेंटों का एक समूह प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। तभी मिस्टर चॉय और उनके भाड़े के सैनिकों का हस्तक्षेप होता है और एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। उनका लक्ष्य है अलौकिक शक्तियों से लैस म्यूटेंट सैनिकों को खत्म करना। इन म्यूटेंट्स को पूरी तरह से मारने के लिए सीधे सिर में गोली मारनी होगी, और वे सभी बेहद तेज, ताकतवर और चतुर हैं। युवा रईस और उसके साथी पूरी ताकत से लड़ते हैं। एक म्यूटेंट सैनिक एक भारी दरवाजा उठाकर भाड़े के सैनिकों पर फेंक देता है, जिससे उनके अधिकतर दुश्मन तुरंत खत्म हो जाते हैं। रईस का ध्यान सिर्फ जायूं तक पहुंचने पर केंद्रित है, जबकि डॉक्टर बेक अपने 3 साथियों के साथ पीछे रहकर चॉय और उसके आदमियों से लड़ने लगती हैं। 2 विशेष म्यूटेंट सैनिकों को खत्म करने में भाड़े के सैनिक सफल हो जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी लड़की जो अपनी घातक चाकुओं के लिए जानी जाती है, बाकी दुश्मनों को खत्म कर देती है और बिना किसी नुकसान के भाग जाती है। रईस आखिरकार जेयून तक पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेयून बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वह रईस के वार को महसूस तक नहीं करती। रईस पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन यह लड़ाई असंभव है। जेयून बेजोड़ शक्ति और गति वाली एक परफेक्ट म्यूटेंट है। वह रईस की हर चाल की भविष्यवाणी करती है, उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। रईस अंत तक हार मानने से इनकार करता है। वह हर संभव तरीका आजमाता है, लेकिन वह जेयून के सामने कहीं नहीं टिक पाता। जेयून ट्रिगर दबाने के लिए तैयार होती है। रईस की हार तय लगती है, लेकिन तभी मिस्टर चॉय बीच में कूदते हैं और रईस को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। चॉय ठंडे स्वर में घोषणा करता है कि तुम दोनों को मरना होगा। डॉक्टर बेक उन्हें सिर पर निशाना लगाने की याद दिलाती है। तभी चाकू वाली लड़की एक बार फिर प्रकट होती है और डॉक्टर बेक को धमकाती है, लेकिन चॉय उससे एक कदम आगे था। उसने उसे भी गोली मार दी। डॉक्टर बेक की मौत और अंतिम युद्ध की शुरुआत। डॉक्टर बेक को मारने का आदेश दिया जा चुका था। चॉय को किसी भी आदेश की परवाह नहीं थी। उसने अपने पूर्व बॉस को बिना झिझक खत्म कर दिया। चाकू वाली लड़की घायल हो गई थी, लेकिन अभी भी जीवित थी। क्रूर प्रयोगों की देन उसने चॉय को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन चॉय आसानी से उसे हरा देता है और उसे लगभग मौत के मुंह में धकेल देता है। चॉय को लगा कि वह विजेता है, लेकिन जेयून इस निर्णायक क्षण के लिए ही इंतजार कर रही थी। उसने तेजी से अपनी स्थिति बदली और पीछे से चॉय पर हमला कर दिया। चॉय ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन
वह जेयून के सामने बेहद कमजोर था। कुछ ही क्षणों में जेयून ने उसकी गर्दन तोड़ दी। रईस ने खुलासा किया कि दवा की तिजोरी में वह इलाज है जो जायूं की जिंदगी बचा सकता है। केवल कुछ शीशियां बची थीं। बाकी दवाएं मुख्य कार्यालय में थीं, जिसका स्थान केवल रईस जानता था। रईस एक सौदा करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर तुम मुझे जीवित छोड़ोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन असल में वह केवल जे यून का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी चाकू वाली लड़की, जो अभी भी जीवित थी, अचानक जे यून पर हमला कर देती है। लेकिन यह जानलेवा हमला नहीं था। जे यून उसे तुरंत खत्म कर देती है। रईस जे यून पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जे यून उसे टेलीकिनेटिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करती है। रईस इस नियंत्रण से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वह जे यून पर चाकू से हमला करता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद जे यून दवा की 10 शीशियां लेकर प्रयोगशाला में आग लगा देती है। फिर वह भागकर अपने पुराने घर लौटती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है, पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उसे एहसास होता है कि इतने सारे हताहतों के बाद अब वह कभी सामान्य जीवन में नहीं लौट सकती। उसके दत्तक माता पिता अस्पताल में थे। जब वह अपनी मां से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उनकी हालत बेहद खराब थी। जेयून बीमारी को धीमा करने के लिए अपनी 8 शीशियां छोड़ देती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।